नमस्ते दोस्तों, मैं सुर सिंह सोलंकी। आप सभी का कौटिल्य द्वितीय एकेडमी में स्वागत है। और हम पिछले कुछ दिनों से YouTube के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और उन वीडियो में भी हम जो सबसे पहले जो वीडियो बनाए थे विषय प्रवेश के ऊपर, वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा हो तो वो वीडियो भी देख ले, ताकि जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यह कौटिल्य एकेडमी द्वितीय के माध्यम से हम यूपीएससी और एमपीपीएससी और जो भी अन्य राज्यों की जो पीएससी की एग्जाम होती है और अन्य जैसे व्यापम की परीक्षा होती है, उनमें भी जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सकती है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी के साथ हम हमारा लेक्चर को शुरुआत करते हैं। तो सब आज का जो टॉपिक है हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हमारे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि जो हमारा संविधान है वो कब बनना शुरुआत हुई थी। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी। वह ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने एक चार्टर घोषणा पत्रों के माध्यम से उन्हें व्यापार करने के लिए अधिकार दिए थे। तो उन्हीं के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और भारत में आने के बाद जो पहला उनका मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक व्यापार करना और अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था। तो सबसे पहले जब आई कंपनी तो व्यापार करती रही, लेकिन धीरे धीरे वह व्यापारी के साथ साथ राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो युद्ध हुए थे, एक प्लासी की लड़ाई हुई थी जो 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी और इसमें जो रॉबर्ट क्लाइव था, उन्होंने सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उन्हें हराया था। सिराजुद्दौला इनको हराया था प्लासी की लड़ाई, और ये बंगाल के नवाब थे। बाद में 1765 में बक्सर, जो कि बिहार में जिला है, वहां पर क्या हुआ था, लड़ाई हुई थी, बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय, जो कि दिल्ली का शासक था, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला थे, और इनमें युद्ध हुआ था। तो क्या हुआ था, जो कंपनी का जो गवर्नर था वह जीत दर्ज कर लिया था और इसी जीत के साथ बंगाल में दीवानी और भू राजस्व संबंधित अधिकार प्राप्त कर लिए थे। तो जो पहले जो कंपनी आई थी उनका मुख्य उद्देश्य केवल व्यापार करना था। बाद में वह व्यापार के साथ साथ राजनीति में या दीवानी और जो भू राजस्व संबंधित अधिकार भी प्राप्त कर लिए थे। तो सबसे पहले तो हमारे भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले जो संविधान का विकास हुआ है उनमें जो मानवेंद्र नाथ राय ने 1934 में संविधान सभा की मांग रखी थी। इससे पहले भी बाल गंगाधर तिलक ने 1893 से 95 के बीच में एक स्वराज विधेयक पारित करवाया था। फिर तेज बहादुर सप्रू ने भी 1923 में शिमला समझौते में संविधान सभा के मांग करी थी। और अंतिम रूप से जो मानवेंद्र नाथ राय थे 1934 में, उनके आधार पर संविधान सभा का गठन करने के लिए बात रखी गई। तो 1935 में जब भारत शासन अधिनियम बना और उसी को ध्यान में रखते हुए उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1934 में यह बात कही कि जो भारत में जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा कहा था। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए फिर 1946 में क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ और जून जुलाई में उनके चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद फिर संविधान सभा की बैठकें हुई आयोजित और 2 वर्ष 18 माह और
2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। तो वो जो है उसे क्या बोलते हैं, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो भारतीय संविधान की जो पृष्ठभूमि है उनको समझने की दृष्टि से 2 चरणों में बांटते हैं। एक चरण है 1773 से 1858 तक और दूसरा चरण है 1858 से 1947 तक। तो उनमें सबसे पहले आता है कौन सा एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। तो जब प्रारंभिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना और उसके बाद राजनीति में हस्तक्षेप करने लग गए थे, तो उनका क्षेत्र धीरे धीरे विस्तृत होता जा रहा था और वो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह सरकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके नियंत्रण से बाहर जा रही थी। तो उनको नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट संसद में पारित किया गया, ब्रिटिश संसद में, जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, नियामक अधिनियम 1973 में। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके जो कार्य क्षेत्र है, जो व्यापारिक कार्य है, जो राजनीतिक कार्य है, उनके नियमित और नियंत्रित किया गया था। सबसे पहले बात आती है ये जो एक्ट लाए, इसमें हमारे भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसमें कैसे संवैधानिक विकास हुआ। तो सबसे पहला जो बात आती है इसमें नियमन और नियंत्रण। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और नियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया यह पहला कानून था। और इसी के साथ जो प्रशासनिक और राजनीतिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार थे उनको मान्यता दी गई थी। और इसके साथ ही भारत में एक केंद्रीकृत शासन की नींव रखी गई थी। इसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसके कारण से यहीं से भारत में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का जन्म हुआ था। तो रेगुलेटिंग एक्ट हमारे संवैधानिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक्ट है जो 1773 में लाया गया था। और इसके कई कारण थे। एक तो उसका क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही थी जो नियंत्रण से बाहर हो रहा था। दूसरी बात कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 ईस्वी से आई थी, 1773 तक आते आते जो बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बावजूद भी घाटे में चल रही थी। और इसके साथ साथ जो कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी थे वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, भारतीयों से उपहार करने में, उपहार लेने में और साथ ही साथ निजी व्यापार करने में व्यस्त थे। तो उनको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा कानून लाया गया था, उसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। और रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर निम्नलिखित प्रावधान है। सबसे पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट में काम किया गया, तो जो 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी उस समय जो गवर्नर रहते थे उसे बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। और बंगाल के अंतर्गत जो वर्तमान में हमारे पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है, असम वाले क्षेत्र है, बिहार है, उड़ीसा है, इन क्षेत्रों को शामिल किया जाता था। तो वहां पर क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर के स्थान पर बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम बदल दिया गया। और उनकी सहायता करने के लिए, बंगाल गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए एक 5 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। इसमें जो मुख्य होता है अध्यक्ष, उसे जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उनको बनाया गया। तो उस समय कौन थे, वारेन हास्टिंग्स थे। और उनकी सहायता करने के लिए सदस्य थे, उनके नाम है, पहला नाम है मानसन, दूसरा नाम है क्लेवरिन, तीसरा नाम है बोरवेल और चौथा नाम है फिलिप फ्रांसिस। और इनकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए जो ब्रिटिश जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनकी सिफारिश पर की गई थी। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो शेयर धारक थे उनके संगठन का बना हुआ ही रूप था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसको नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी गठन किया गया था। तो जो कार्यकारिणी परिषद थे उनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता था।
और जो मुख्य अध्यक्ष रहता था उन्हें 25,000 पाउंड उस समय वेतन भत्ते दिए जाते थे, और जो अन्य है सदस्य परिषद के उन्हें 1,000 पाउंड दिया जाता था। और बाद में दूसरा जो प्रावधान है उसमें 1774 में इसी एक्ट के तहत कोलकाता के अंदर, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल की राजधानी, वहां पर सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। उनमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। जो मुख्य न्यायाधीश था वह है न्यायाधीश इलिजा इम्पे, जिन्हें 8,000 पाउंड वार्षिक वेतन भत्ते दिए जाते थे, और 3 अन्य सदस्य थे जिनमें एक चेंबर था, दूसरा हाइट और तीसरा है लिमेस्टर, और उन तीनों को 6,000 पाउंड राशि वेतन भत्ते के रूप में दी जाती थी। दूसरा प्रावधान क्या हुआ, कोलकाता के अंदर सुप्रीम कोर्ट का गठन, और यही सुप्रीम कोर्ट आगे चलकर 1937 में संघीय न्यायालय बनी, और आगे चलकर वही स्वतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ 28 जनवरी 1950 को, और यही आज हमारी सर्वोच्च न्यायालय है। इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट सुप्रीम कोर्ट के गठन का जो प्रावधान है यहीं से आया था, जो पूरी तरह से संविधान में शामिल किया गया। लेकिन जो इसका जो सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान में जो न्यायिक समीक्षा का है वो लिया गया था। तो कुल मिला के यही है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। तीसरा जो काम इस ये रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सदस्य होते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण और नियमन रखते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियमन और नियंत्रण रखने और साथ ही साथ जो भी दीवानी अधिकार थे, राजस्व अधिकार थे, उनकी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में, या जो ब्रिटिश संसद थी उनके सामने पेश करते थे ब्रिटिश संसद, और उनके ऊपर लेखा जोखा हाल वहां पर रखना पड़ता था। उसके बाद जो अगला काम रेगुलेटरी एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं और जो भी कर्मचारी है उनको निजी व्यापार करने और रिश्वत लेने, और जो भी हिंदुस्तानी राजा थे उनसे या किसी भी व्यक्ति के साथ उपहार किसी भी प्रकार से लेने पर रोक लगा दी गई थी। और जो 5वीं बात है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वह यह है कि बम्बई और मद्रास, बम्बई के अंतर्गत जो वर्तमान में गुजरात है, महाराष्ट्र है, और मद्रास के अंतर्गत तमिलनाडु जो वर्तमान में है, केरल है, और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से आते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, बम्बई और मद्रास। तो वहां के जो गवर्नर थे उनको रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पूरी तरह से जो बंगाल का गवर्नर जनरल थे उनके अधीन कर दिया गया। पहले यह गवर्नर स्वतंत्र थे, बाद में उनको क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो इस प्रकार से पूरे भारत देश जो उनका जो जब तक ब्रिटिश अधीन क्षेत्र थे वहां पर केंद्रीकरण शासन की नींव रखी गई, और यही से क्या हुआ, हमारे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार हुई। तो यह है रेगुलेटिंग एक्ट, और अगले वीडियो में हम जो अगला एक्ट कंपनी को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था वह यहाँ पर देखेंगे। तो मिलते हैं अगले दोस्तों में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।